नमस्ते। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आशा रखता हूँ कि जितना हम कर चुके हैं उतने सभी के नोट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। तो मैं आगे पहले पढ़ाता हूँ, फिर लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? ओके जी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी हमने पढ़ा था। ऑर्गन्स हमने पढ़े थे कि मेन मेन जो ऑर्गन कहाँ कहाँ पर है, उसकी उनकी लोकेशन क्या है। हमने प्लेन के बारे में हल्का रिवीजन किया कि 3 प्लेन होते हैं। और ये एनाटॉमिकली जो टर्म्स होती है टर्म्स में कि राइट लेफ्ट मिड लाइन, लेटरल डिस्टल प्रोक्सिमल, एंटीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर इंफीरियर, इनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सुपीरियर ऊपर वाला होता है, इंफीरियर नीचे वाला, मीडियल बीच वाला, लेटरल साइड वाला, प्रोक्सिमल जो ऊपर की तरफ जाए और डिस्टल जो नीचे की तरफ जाए, सुपरफिशियल जो ऊपर हो और डीप, सुपरफिशियल यानी जो बाहर हो और डीप यानी कि जो अंदर हो, विजुअल हो, एंटीरियर जो आगे हो और पोस्टीरियर जो पीछे हो। तीन तरह के प्लेन होते हैं, ट्रांसवर्स, फ्रंटल एंड सेजाइटल। जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है बॉडी को ऊपर और नीचे दो भागों में डिवाइड करता है। फ्रंटल, इसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है कि बॉडी को ऊपर से काट दिया, आगे का पार्ट एक हो गया, एक पीछे वाला पार्ट हो गया। सेजाइटल बीच में से बॉडी को काट देता है राइट लेफ्ट में, कि एक राइट साइड की बॉडी एक तरफ हो गया और दूसरी लेफ्ट साइड की बॉडी होगी। इस तरीके से 3 प्लेन होते हैं। ये 3 प्लेन यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस भी दिया हुआ है। आज हम पढ़ते हैं कि पेट को मुख्य रूप से 9 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे, जब आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो वहां पे टर्म्स आपको लिखी मिलेंगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक अंदर का डीप विजुअल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर दिया है और ये के सुपरफिशियल यानी कि बाहर से जो नॉर्मल आप लोगों को दिखाई देती है कि इस तरीके से हमारा पेट होता है। और इस दूसरे डायग्राम में ऊपर की स्किन हटा दी गई है और अंदर के ऑर्गन्स को दिखाया गया है, तो दोनों एक ही डायग्राम है ये। तो आप अपने कॉपी में भी बना लें। तो इस तरीके से पेट को 9 भागों में डिवाइड कर दिया। देखिए इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन बोलते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो ऊपर की तरफ होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या आता है, माइक खोल के मुझे बताएंगे ये कौन सा ऑर्गन है? लंग्स, लीवर। हाँ, लंग्स भी है, कुछ पार्ट लंग्स का, और कुछ पार्ट हमारा लीवर। रिब्स का है और कुछ पार्ट हमारे लीवर का है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से काम आती है चीजें। ये इपीगैस्ट्रियम, इपीगैस्ट्रिक रीजन, इसमें बताओ कौन कौन से ऑर्गन आए हुए हैं इपीगैस्ट्रिक रीजन में? इसमें देखो पीछे दिखाई दे रहा है ना आपको कौन कौन से ऑर्गन है स्टमक, इसमें? वेरी गुड। देखो स्टमक दिखाई दे रहा है, नहीं लंग्स इसमें ज्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे हम, इसमें लीवर और स्टमक को प्रधानता दी जाती है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोगों को दिखते ही होती है कि नाभि कहाँ पर है, कोई चीज कहाँ पर है, इन चीजों में हमें दिक्कत होती है। तो आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि नाभि कहाँ होती है, नाभि के पीछे क्या होता है, ऊपर क्या होता है। देखिए ये आपको स्ट्रक्चर देखो, चेस्ट है आप लोगों की, चेस्ट के नीचे वाला पार्ट जो है ये वाला, इसको इपीगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। और इस रीजन में हमारा लीवर यहाँ पे आता है और हमारा स्टमक यहाँ पे आता है। देख लीजिए स्टमक यहाँ पे है। आप लोग अपने हाथ से रिब्स को हाथ लगाओ, ये रिब्स आपको पकड़ में आ जाएंगे अपने हाथ से, क्योंकि आप योग वाले पतले व्यक्ति हो तो आपको जल्दी हाथ में आएंगे। आप रिब्स के नीचे देखेंगे, बीच में रिब्स के बीच में तो लीवर है और इस तरफ नीचे की तरफ जो है हमारा स्टमक है।
और कुछ स्टमक का पार्ट रिब्स के पीछे है। ठीक है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, ये नाम आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल के नेम एज इट इज याद करने पड़ेंगे हमें, और हिंदी में भी यही कहते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। बस इसमें कौन कौन सा रीजन आता है, ये रहा। कुछ पार्ट स्टमक का, और पीछे स्प्लीन होती है। स्प्लीन जिसको हिंदी में हम तिल्ली कहते हैं, तिल्ली इस तरफ होता है, ये पीछे की तरफ होती है वो। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं राइट लंबर रीजन। लंबर किसको बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा माइक खोल के, लंबर किसको बोला जाता है? एनीवन? सर वो स्पाइन सर्वाइकल राइट होता है ना स्पाइन का सबसे लोअर। पार्ट। स्पाइन को भैया सर्वाइकल, तो सर्वाइकल बोलेंगे, लंबर सॉरी को सॉरी लंबर सॉरी बोलेंगे। सर, मिक्स क्यों स्पाइन कर है। रहे हो, दोनों अलग अलग हैं। हाँ सॉरी ये सर। देखिए, ये दिख रही है आपको, सर्वाइकल ऊपर है, लंबर नीचे है। समझे? जब हम चक्रासन करेंगे तो सबसे ज्यादा बेंडिंग यहाँ से दी जाती है, लंबर रीजन से। ओके, क्योंकि लंबर रीजन में बाकी ऑर्गन नहीं होते हैं। देखो दिखाई दे रहा है लंबर रीजन में, ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे हड्डियां ऊपर है और हड्डी नीचे, ये वाला रीजन खाली है, इसलिए यहाँ से बेंडिंग ज्यादा दी जाती है, यहाँ का एंगल ज्यादा अच्छा है। आपको बाहर से शोर तो नहीं आ रहा है ना मेरी तरफ से? मेरी साइड से आपको शोर तो नहीं सुन रहा है, डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है पीछे से? नो। जी जी नो नहीं, सर। नहीं हो रही सर, नहीं ओके हो जी, रही। थैंक यू जी। हो रही है सर। हो रही है जी, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, गली में ट्रैक्टर जा रहे हैं बहुत सारे, काम चल रहा है ना पड़ोस में, इसलिए। तो अम्बेलिकल रीजन ये मेन होता है, ये देखो इसके पीछे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नेवल भी है, नाभि है। इसको सामान्य रूप से मणिपुर चक्र का स्थान भी बोलते हैं, कि यही स्थान जो हमारे मणिपुर चक्र का है। अब ध्यान से देखिए अंदर इस रीजन में कौन कौन से ऑर्गन है, बताओ माइक खोल के, कौन सा ऑर्गन है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत कुछ अम्बेलिकल में है और कुछ नीचे की तरफ है, ज्यादा अम्बेलिकल रीजन में आएगी। ठीक है, इसका मतलब जो मणिपुर चक्र है वो हमारी छोटी आंत से संबंधित है। यहाँ से कोरिलेशन अपने योग के साथ में अपने दिमाग लगा के करते रहो आप सभी, मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको कोरिलेशन करना है योग का। लेफ्ट लंबर रीजन, देखिए ये राइट है, दो तीन नाम याद कर लो, ये राइट हाइपो, दूसरे वाला सेम लेफ्ट हाइपो, ये राइट लंबर, दूसरे वाला सेम लेफ्ट लंबर, ये राइट इलियक फोसा, ये लेफ्ट इलियक रीजन, फोसा फोसा या फिर रीजन। तो एक साइड के याद कर लो, दूसरी साइड के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और मेडिकल में तीन टर्म होती है, इनको आप ध्यान रख कर लेना, इप्पी और हाइपो और मायो। मायो सामान्य रूप से बीच के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मायो नहीं लिखा है, यहाँ पे खाली अम्बेलिकल लिख दिया। तो इपी जहां पर भी आ जाए ना, समझ जाना सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल समझते हो आप सभी? बताओ जल्दी, सुपरफिशियल क्या होता है? ईपी यानी कि सुपरफिशियल। ऊपर वाला हिस्सा। वेरी नीचे गुड। बताने का। ना नाभि से ऊपर का भाग। सुपरफिशियल, यहाँ ना 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 भैया, गलती में पत पालो। सुपरफिशियल मतलब कि आउटर, आउटर मोस्ट सरफेस एरिया, वो चाहे पैर का हो, ये रहा बाहर का, समझ रहे हो? जो बाहर की परत होती है उसको सुपरफिशियल कहते हैं। और देखिए बाहर की जो, बाहर की स्किन होगी, अभी एक मैंने लाइन अंदर की खींच दिया, ये अंदर की होगी डीप, और बाहर की हो गई सुपरफिशियल, समझे? तो मैं इसे देखो, लेडी के स्ट्रक्चर से मैं बता रहा हूँ, चलिए इस आदमी के स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ। इसमें ये वाली लाइन मैंने खींच दी, ठीक है, बाहर की खींच दी, ये है सुपरफिशियल। अगर इसके अंदर मैं बताऊं कि यहाँ पे मैंने स्टमक बना दिया, ठीक है, ये स्टमक बना दिया मैंने यहाँ पे, तो इसके मुकाबले ये स्टमक जो है विजुअल है,
अंदर, क्योंकि स्टमक तो अंदर है स्किन के और स्किन बाहर की तरफ है, तो स्किन हो गई सुपरफिशियल और स्टमक हो गया विजरल। वैसे इस एग्जांपल से समझो आप ये। चलो ये देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये पीछे स्प्लिन है, ये विजरल है क्योंकि पीछे की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। और रिब्स क्या है, सुपरफिशियल है। रिब्स के मुकाबले स्टमक बताओ क्या है? डीप। विजरल। विजरल। क्यों विजरल है, जल्दी बताओ मुझे। रिब्स के मुकाबले स्टमक विजरल क्यों है? क्योंकि वो अंदर की साइड पे है। क्योंकि वो रिब्स के अंदर में है वेरी गुड। रिब्स के रिब्स मुकाबले। के क्योंकि वो अंदर अंदर है और रिब्स बाहर है। रिब्स को तो बाहर से हाथ भी लगा देते हैं, स्टमक को क्या हाथ लगा पाते हैं? नहीं लगा पाते ना, इसलिए स्टमक विजरल यानी डीप है और रिब्स हम बाहर से टच कर देते हैं रिब्स को, तो रिब्स सुपरफिशियल है। तो एपिगैस्ट्रिक, एपी जो हमेशा ना उसके सुपरफिशियल के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ना, चाहे हम हार्ट की लेयर पढ़े, ब्रेन की लेयर पढ़े, किडनी की लेयर पढ़े, वहां पर भी ईपी 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 शब्द आएगा। ईपी शब्द का मतलब आउटर मोस्ट लेयर। अब यहाँ पे ईपी गैस्ट्रिक है, यहाँ पे हम ईपी का मतलब ऊपर से लेंगे, ये ऊपर का पार्ट हो गया और ये नीचे वाला नीचे का पार्ट हो गया। तो नीचे के लिए हाइपो शब्द यूज किया जाता है, हाइपो। हाइपो मतलब कम होना और ईपी यानी कि ऊपर। तो ये पेट के ऊपर है इसलिए इपीगैस्ट्रिक, और ये पेट के नीचे है तो इसलिए हाइपोगैस्ट्रिक। क्लियर? जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ते हैं हमारी छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। कोई मुझे नाम बताएगा छोटी आंत के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? जीनियम और ड्यूडेनियम। इलियम। हीलियम, जोजुनम और डोडोनम। सीक्वेंस में बोलो, उल्टा पुल्टा मत बोलो, सीरीज में बोलो। पहले क्या आएगा? हीलियम पहले आता है जोजुनम, उसके बाद में आता है जोजुनम और उसके बाद में आता है इलियम। वेरी गुड। इलियम जो एंडिंग पार्ट है, इलियम फिर वो बड़ी आंत में मिलता है, तो वहीं से इसका नाम लिया इलियक, राइट इलियक रीजन। इस तरीके से आप याद कर लो, क्योंकि ये इसमें इसका एंडिंग पार्ट आता है, इलियम पार्ट आता है छोटी आंत का। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? इस तरीके से यहाँ पे इसको इलियक बोला गया यहाँ पे। अब नीचे ऊपर वाले को एपिगैस्ट्रिक रीजन, नीचे वाले को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब ना मणिपुर चक्र तो हमारा अम्बेलिकल रीजन में हो गया। अब बताओ स्वादिष्टान चक्र कौन से रीजन में होगा? हाइपो गैस्ट्रिक। हाइपो। हाइपो हाइपो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हमारा स्वादिष्टान चक्र होगा। ठीक है। अब हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में कहाँ आते हैं? नाभि के नीचे वाला स्थान है ये, और यहाँ पे छोटी आंत का कुछ पार्ट है और कुछ हमारे जेनाइटल ऑर्गन भी आते हैं इस पार्ट में। ओके, तो ये हमारे एब्डोमेन के 9 पार्ट्स में एब्डोमेन को डिवाइड किया जाता है। आप इस सभी को याद कर लेंगे इसको। बॉडी कैविटी, कैविटी होता है खाली स्थान कि सामान्य रूप से आप आकाश तत्व से समझो इसको नेचुरोपैथी की भाषा में। जो खाली स्थान है, जैसे कि आपका कमरा है, कमरा भी खाली है, अब उसके अंदर आपने सोफा डाल दिया, बिस्तर डाल दिया, टेबल डाल दिया, चेयर डाल दिया, वो एक्स्ट्रा और चीजें डाल दी आपने, पहले वो खाली कमरा था। अब ऐसे ही जो हमारी बॉडी है ना, इसमें कैविटी होती है। उस कैविटी में जो हमने जैसे कि घर में हमने सामान डाला, सोफा, बेड, चेयर, वो सामान यहाँ पे ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। ये खाली स्थान, खाली कमरे हो गए, कैविटी यानी कि खाली स्थान। अब इसके अंदर जो हम डालेंगे क्या है, यहाँ पे लंग्स आएगा, थोरेसिक रीजन में हार्ट आएगा, एब्डोमिनल रीजन में अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे लीवर भी आएगा, स्टमक भी आएगा, छोटी आंत भी आएगी, बड़ी आंत भी आएगी है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, पेल्विक रीजन यानी कि नीचे जेनाइटल ऑर्गन आएंगे यहाँ पे। मतलब कि स्पेसिस विद इन द बॉडी विच कंटेन विटल ऑर्गन या फिर विजुअल
ऑर्गन्स। भैया वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी थोड़ी। कैसे भी कह सकते हैं विटल यानी कि विजरल यानी कि जो अंदर के जो अंग हैं पाए जाते हैं उसको। अरे यार, हट गया तो रहे हैं। मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। अभी बताना मुझे। हेलो आप ठीक है भैया। हेलो। अब ओके ठीक है। ठीक है। तो कैविटी आपको समझ आया कि जो खाली स्थान है और उस खाली स्थान में विटल ऑर्गन्स यानी कि जो अंदरूनी अंग पाए जाते हैं उसको कैविटी कहते हैं। मुख्यतः कैविटी दो प्रकार की है, डोर्सल बॉडी कैविटी और वेंट्रल बॉडी कैविटी। अब मुझे माइक खोल के बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था डोर्सल पार्ट कौन सा होता है, बताओ। बैक पोर्शन। बैक साइड। डोर्सल पार्ट आगे आगे की साइड जो है। देखो ये रहा, ध्यान दिया आपने, ध्यान दिया हो तो ये चीज मैं आपको करा चुका हूँ। अब आगे ये चीज वर्ड्स आएंगे, मैं कह रहा हूँ ये बेसिक है, ये चीजें आएंगी आपको बार बार आएंगी, तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। डोर्सल मतलब कि पीछे का भाग, पीछे का, चाहे सिर हो या बैक हो, लोअर बैक हो, हिप हो, पीछे की थाई हो या हाथ का पीछे वाला भाग हो, जो पीछे वाला स्थान है उसको डोर्सल कहते हैं। और जो डार्क आगे साइड भाग क्या जैसे कि सकते हैं ना सर? डार्क क्या साइड। जी? डार्क साइड। हाँ डार्क। बैक साइड, क्योंकि पीछे की जो स्किन है ना काली काली होती है, डार्क होती है, और आगे की स्किन हमारी पीछे के मुकाबले थोड़ा व्हाइट होती है। आप हाथ में भी देख लो, आपकी आगे की स्किन थोड़ा व्हाइट मिलेगी और जो पीछे की जो स्किन है वो हल्की डार्क मिलेगी। तो इस तरीके से भी आप याद कर लो, डी से जो है डोर्सल पीछे वाली, और आगे वाली जो व्हाइट स्किन है आपकी हथेली वाली उसको वेंट्रल कहेंगे। क्लियर? तो डोर्सल यानी कि जो पीछे की तरफ है, पीछे की कैविटी क्या है हमारी? क्रेनियल कैविटी, सिर के पीछे वाला भाग। ऊपर की जो क्रेनियल जो बोन होती है, 8 हड्डियां होती हैं ऊपर, इसके अंदर की जो कैविटी होती है उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। क्रेनियल को हिंदी में कहते हैं कपाल, और कैविटी को बोलते हैं गुहा, मतलब कि कपाल गुहा बोलेंगे इसको। और स्पाइनल कैविटी, स्पाइन स्पाइन को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कैविटी मतलब कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी, कशेरू का तो वर्टिब्रा बोलते हैं, नहीं रीढ़ की हड्डी बोलेंगे, रीढ़ की मेरू हड्डी रज्जु। की खाली स्थान, मेरू रज्जु भी कहते हैं, बहुत बढ़िया, मेरू रज्जु। तो ये हो गया, डोर्सल में दो चीज आती हैं, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। अब मुझे कोई बताओ क्रेनियल कैविटी में कौन से ऑर्गन होते हैं? ब्रेन। ब्रेन। और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? पीट्यूटरी एंड पिनियल। पिट्यूटरी और पीनियल। वेरी गुड, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस होता है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ब्रेन को जब हम डिवाइड करेंगे तो ब्रेन के फिर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। ब्रेन हमने एक बार में सारे बोल दिए एक ही वर्ड से, कि उसमें हमारा राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, फ्रंटल पार्ट, पैराइटल पार्ट, टेम्पोरल पार्ट, ऑक्सीपिटल पार्ट, वो भी सारे के सारे इसी के अंदर पाए जाते हैं, क्रेनियल कैविटी के अंदर। स्पाइनल कैविटी के अंदर बताओ क्या पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। हमारी स्पाइन। वर्टिब्रास। इसके किडनी ले सकते हैं क्या सर? किडनी। नहीं किडनी बिल्कुल नहीं, किडनी इसके अंदर होगी क्या? बाहर अंदर नहीं हो, तो बाहर बाहर। ना ऐसे नहीं लेंगे। अच्छा। इसमें हम लेंगे, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पढ़ा होगा आप लोगों ने, अस्थि मज्जा इसको बोलते हैं क्या CSF उसको? कहते हैं। ना है, अस्थि मज्जा किसको बोल रहे हो? बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा, वो बोन हड्डियों में मैरो। होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। इसमें होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
जो इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है ना। वेंट्रल बॉडी कैविटी, वेंट्रल बोला मैंने जो आगे की तरफ हो उसको वेंट्रल कैविटी, डोर्सल जो पीछे की तरफ हो। अब आगे की तरफ देखो दिखाया हुआ है। थोरेसिक कैविटी मतलब कि थोरेसिक यानी कि वक्ष गुहा, छाती को थोरेसिक बोलते हैं, वक्ष छाती वाला पार्ट जो है। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन जो है ये उदर को बोला जाता है, उदर को सामान्य रूप से हम बोलते हैं पेट, यानी कि पेट वाला जो रीजन है जो हमने 9 पार्ट अभी पढ़ाए थे, एब्डोमिनल कैविटी। और नीचे वाला जो है ये वाला, इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक रीजन हम बोलते हैं कि पेल्विक रीजन इज रिलेटेड विद आवर जेनाइटल ऑर्गन्स। मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं अलग अलग। तो इन दोनों को जब मिला दे, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक दोनों को जब मिला दे तो दोनों का मिला जुला, देखो नाम देखो, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। देखो एब्डोमिनो, एब्डोमिनल का नाम ले लिया यहाँ पे एब्डोमिनो, और पेल्विक का पीछे पेल्विक ले लिया, मतलब कि एब्डोमिनो पेल्विक में दोनों रीजन आ गए, इन दोनों को मिला दिया। तो ये एक नाम भी बोल सकते हो इस तरीके से। अब बताओ मुझे माइक खोल के, एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेल्विक कैविटी में क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम, जेंटल ऑर्गन, वेरी गुड, मेनली जेनाइटल ऑर्गन। क्या जी? सर ये पेल्विक रीजन के आसपास अपेंडिक्स ले सकते हैं क्या? पहले ये थोड़ा सा डाउट का क्वेश्चन है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखें, ये रहा। अब इसमें इसको वो भी बोलते हैं, नीचे वाला रीजन भी आ गया और पेट का भी आ गया, तो हम इसमें दोनों ही बोलेंगे, लेकिन हमने पेट में देखा अपेंडिक्स ये रहा, तो ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हम बोलेंगे। जहाँ पे इस टाइप का कंफ्यूजन हो ना, वहां पे आप क्या करो ना, दोनों नाम बोल दो कि अपेंडिक्स कहाँ होता है, एबिडोमिनो पेल्विक कैविटी में होता है, तो इसमें दोनों आ गए, अब आपका डाउट खत्म। और जब एग्जैक्ट बोलेगा कि अपेंडिक्स कहाँ होता है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना ये रहा अपेंडिक्स, तो हम कहेंगे कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में अपेंडिक्स होता है। क्लियर? जी 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 सर, थैंक यू। ओके जी, ये सेम उसी डायग्राम को आगे थोड़ा करके दिखा दिया, आप समझ लें इसको, सेम वही चीज है। अब आप ये बेसिक है सारा, अभी भी मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, 1-2 दिन और बेसिक पढ़ाऊंगा आपको मैं। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, फिर आपको फटाफट हर चीज समझ आ जाएंगी आगे जाके। ये हमारे जो मेनली स्केलेटल को या बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्केलेटल सिस्टम में आप इसको पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय तंत्र को बोलते हैं कंकाल, हाँ अक्षीय कंकाल हिंदी में बोलते हैं इसको। और दूसरा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल, इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल, उपांगीय हिंदी में बोलते हैं इसको। देखिए जो डार्क कलर के कलर दिखाया हुआ है ये है, अब डार्क में क्या दिखाया है, एक्सियल स्केलेटल में हमारी खोपड़ी दिख रहा है ना, हमारी वर्टिब्रा दिख रही है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा जो है नीचे तक है, हमारे रिब्स स्टर्नम बोन, ये चीज आती है एक्सियल स्केलेटन में, यानी कि अक्षीय कंकाल में। और अपेंडिकुलर स्केलेटल मतलब कि उपांगीय कंकाल, इसमें जो बाहर की तरफ जो चीजें लटकी हुई है उसको लेते हैं, जो एक रीजन में है, एक बिल्कुल एक अक्ष के ऊपर है वो एक्सियल, और जो साइड में लटकी हुई है वो अपेंडिकुलर। साइड में कौन कौन सी चीजें लटकी हुई है, कंधे की हड्डी क्लेविकल बोन, यानी कि इसको बोलते हैं गर्डल बोलते हैं, शोल्डर गर्डल में इसको गिनते हैं। पीछे का जो बोन होती है स्कैपुला बोन बोलते हैं। ये हाथों की हड्डी आ गई, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स है, उंगलियां जो है हमारी दोनों हाथों की, इसी प्रकार दोनों पैरों का है ना, इसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं, यानी कि जो हिप बोन होती है, हमारी फीमर है, ठीक है,
जो पटेला है, टीबिया है, फेबुला है, टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है, फेलेंजिस हैं। ठीक है, यानी कि जो बाहर की तरफ, यानी कि पैर और हाथ, कंधे और हिप्स, ये जो हैं ये चीजें अपेंडिकुलर स्केलेटल में आएगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, प्रोक्सिमल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रोक्सिमल और डिस्टल। उस दिन मैंने आपको सामान्य बोला था कि प्रोक्सिमल क्या होती है, प्रोक्सिमल जो ऊपर जाए और डिस्टल जो नीचे जाए, मैंने ये बोला था। आज थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ इसको। एक्चुअल में प्रोक्सिमल क्या होती है, प्रोक्सिमल बोलते हैं कि जो हमारी एक्सियल स्केलेटल की तरफ जाए उसको प्रोक्सिमल कहते हैं, या फिर इसको हम ट्रंक भी कहते हैं। TRUNK, ट्रंक बोलते हैं ना। भुजंगासन जब करते हैं कि ट्रंक को ऊपर उठाएं, वीरासन करते हैं कि ट्रंक को सीधा करें, पीछे बेंड करें, इस तरीके से वर्ड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ह्यूमरस बोन है, मतलब कि हाथ की हड्डी है ये हमारी, एच से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ह्यूमरस बोन है ये हाथ की हड्डी। और ये हमारी रेडियस अल्ना हो गई। ठीक है, एक हमारी रेडियस हो गई और एक हमारी अल्ना हो गई। अब रेडियस अल्ना के मुकाबले ह्यूमरस ऊपर है, तो ह्यूमरस, अब ये मुझे बताइए ह्यूमरस ट्रंक के पास है या रेडियस अल्ना ट्रंक के पास है? ह्यूमरस। ह्यूमरस। ह्यूमरस ट्रंक के पास है ना, ऊपर है ना, ये देखो इसका डिस्टेंस कम है यहाँ से, तो यहाँ पे ह्यूमरस जो है इसको प्रोक्सिमल कहेंगे, और इस सिचुएशन में रेडियस अल्ना को हम डिस्टल कहेंगे। ठीक इसी कंडीशन में ये कार्पल्स है, इसको मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कार्पल्स के मुकाबले रेडियस अल्ना ट्रंक के कौन पास है इन दोनों में? रेडियस अल्ना। रेडियस तो यहाँ पे रेडियस अल्ना कार्पल्स के मुकाबले प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल, और रेडियस अल्ना के मुकाबले कार्पल जो है डिस्टल है। क्लियर? अब थोड़ा और आगे चले जाइए, उंगलियां है, उंगलियों को फेलेंजिस कहते हैं। अब फेलेंजिस के मुकाबले कार्पल्स क्या हैं बताओ? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल। प्रोक्सिमल हैं, और जो फेलेंजिस यानी कि उंगलियों की जो हड्डी है वो डिस्टल है। डिस्टल। Very good, बहुत बढ़िया, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, अच्छी बात है। अब ये दो चीज और याद करिए, ये बड़े आते यूज किए जाते हैं टर्म्स, ये मुझे खुद भी क्लियर नहीं थे, अभी क्लियर हुए हैं कुछ दिन पहले। लिम्स यूज करते हैं, लिम्ब को मुझे सॉरी हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं। लिम्ब यानी कि जो साइड का, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में गिनेंगे दोनों। आप ये समझ लो कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अंग बोलते हैं, जैसे 8 लिम्स होते हैं ना, अष्टांग योग के 8 लिम्स, अंगी बोलते हैं उसे। अंग बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू जी। देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटल को हम ध्यान से देखिए ना, इसके एक्चुअल में दो पार्ट बन रहे हैं। देखिए एक पार्ट में तो हाथ आ रहा है और हमारी कंधे की हड्डी और स्कैपुला बोन आ रही है, तो इसको बोलेंगे अपर लिम्ब। और नीचे आप देखें पैर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिम्ब। अभी इसके थोड़ा नाम बता देता हूँ। देखिए अपर लिम्ब यानी कि जो ऊपर के पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटल में जो है, देखिए शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल में स्कैपुला बोन होती है, और हमारी हसली की हड्डी बोलते हैं, इसको क्लेविकल बोन बोलते हैं। देखिए दिख रहा है आपको ये रहा क्लेविकल गर्डल, देखिए ये रहा कंधे की हड्डी दिखाई दे रही है, ये रहा देखो ये वाली हड्डी आप अपने हाथ से भी टच कर सकते हो, ये हल्की सी बाहर आई हुई होती है, इसको क्लेविकल बोन बोलते हैं, और हिंदी में हसली की हड्डी भी कहते हैं इसको, और भी कई नाम है इसके। कॉलर बोन। और पीछे की हड्डी ये दिखा नहीं रखा है, रुको मैं इससे दिखाता हूँ आपको, नहीं हड्डी नहीं दिख रहा है, आप अपने आप समझ जाओगे, पीछे एक हड्डी से निकली ही होती है। आप लोग हाथ से भी गोमुख आसन जब हम करते हैं तो आप देखते हो आपका हाथ दो हड्डियों के बीच में होता है, उस हड्डी को बोलते हैं स्कैपुला बोन, यानी कि स्कैपुला क्लेविकल। तो ये चीज है, ये शोल्डर गर्डल में आती हैं। शोल्डर जॉइंट है, आर्म एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस यानी कि ये वाली जो हड्डी होती है,
जो हमारे डोले होते हैं जहाँ पे, ये जो हड्डी होती है इसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं। एल्बो ज्वाइंट है, फोर आर्म है, रेडियस अल्ना, यानी कि ये वाले जो फोर आर्म है, रेडियस और अल्ना बोन। रिस्ट ज्वाइंट यानी कि कार्पल्स हैं, ये रहा कार्पस, मेटाकार्पस। ठीक है, ये हम स्केलेटल सिस्टम में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको। लोअर लिम्ब यानी कि अब हम नीचे वाला पढ़ेंगे, ये वाला जो नीचे वाला डार्क करके दिखाया हुआ, इसको लोअर लिम्ब कहते हैं। हिप गर्डल, हिप गर्डल में क्या होता है कि जो हिप की जो हड्डियां होती हैं वो चीज यहाँ पे हम इसमें गिनेंगे। हिप जॉइंट को देखते हैं। थाई एंड फीमर, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी, इसको फीमर बोन बोलते हैं, वो इसमें आती है। घुटना इसमें आता है, घुटना को पटेला कहते हैं। टिबिया फेबुला, जो नीचे वाली जो हड्डी होती है ना ये वाली, इसको एक को टिबिया बोलते हैं, एक को फेबुला बोन बोलते हैं। एंकल जॉइंट, मतलब कि ये जो हमारा ये रहा एंकल, ये रहा एंकल जॉइंट, जिसमें 7 हड्डियां होती है एंकल जॉइंट में, इस टार्सल्स बोलते हैं इसको। टार्सल्स, इन छोटी छोटी हड्डियों को। हाथ की कलाई में होती हैं 8 हड्डियां, उनको कार्पल्स कहते हैं। और पैरों के एंकल में, टखने में होती हैं 7 हड्डियां, उनको टार्सल्स कहते हैं। ठीक है, तो पैरों में एंकल जॉइंट में टार्सल्स होती हैं 7, और कलाई में होती हैं 8 हड्डियां छोटी छोटी। ये मेटाटार्सल और 5 जो उंगलियां होती हैं, हर उंगली में 3-3 हड्डियां होती हैं, अंगूठे में 2 हड्डी होती हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ लेंगे उस चीज को। ये मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई है, आप लोगों को दिख के समझ आ रहा होगा। तो मुझे भावना तिवारी जी बताइए, आपको इसको देख के क्या आइडिया लग रहा है कि किस चीज की रिपोर्ट है ये? हार्ट। अरे बाप रे, हार्ट कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है हार्ट? लंग्स, लंग्स की है। लंग्स, लंग्स। हाँ, एक्सरे में भैया, एक्सरे में क्या चीज आती है? एक्सरे में चल रहा था ना, सॉरी, लंग्स के हड्डी के लिए, मेनली हड्डी के लिए एक्सरे लिया जाता है, लेकिन एक्सरे से लंग्स भी को भी हम आइडेंटिटी कर सकते हैं, क्योंकि लंग्स भी थोड़ा, क्योंकि डार्क कलर के दिखते हैं, क्योंकि पानी होता है ना लंग्स में, इसलिए ये ब्लैक कलर का आ जाता है लंग्स। मेनली एक्सरे हड्डी के लिए किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। एक्सरे रेज होती हैं, ये तरंगे होती हैं लाइट की, ये हड्डी के आर पार नहीं जाती, बाकी और सभी चीजों के आर पार चली जाती हैं। तो हड्डी के आर पार नहीं जाती, तो इसलिए जो पिक्चर होती है उसके अंदर हड्डी का डायग्राम बन जाता है कि यहाँ पे एक्सरे रे रोशनी की, इसका मतलब यहाँ पे हड्डी है। ठीक है, तो ये एक्सरे में देखिए, यहाँ पे शॉर्ट शब्दों में यूज किया जाता है। लंग्स के लिए एल यूज किया हुआ, जहाँ पे एल दिया हुआ है समझ जाओ ये लंग्स है। टी, ट्रेकिया के लिए टी वर्ड यूज कर दिया। ए के एरोटिक नोब, ये एरोटिक नोब होती है जो नीचे स्टेर्नम की तरफ होती है। असेंडिंग अरोटा के लिए ए, कुछ भी जो इनका मन करे दे सकता है। सामान्य रूप से जो पहला वर्ड होता है वही दिया जाता है जनरली। इस तरीके से आप रिपोर्ट्स में आप अलग अलग शॉर्टकट देख सकते हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूं मूवमेंट्स। ये आपकी प्रैक्टिकल क्लास में आशा रखता हूं कि आपके टीचर कराते भी होंगे। जिनको नॉलेज होगा वो तो जरूर कराएंगे, साइंस वालों को तो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इनके बिना फिर प्रैक्टिकल क्लास का क्या फायदा। और जो नहीं कराते वो अब से पढ़ ले, फिर कराना शुरू कर देना इन चीजों को। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, पहले आप खाली नजर निकालिए, बाद में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। फ्लेक्शन यानी कि आगे झुकना, आगे झुका जा रहा है, पादहस्तासन किया जा रहा है यहाँ पे। एक्सटेंशन यानी पीछे जाना। अब साइड वाले पार्ट को हमने लेटरल बोला था, तो साइड से जाना लेटरल फ्लेक्शन। घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन। फॉरवर्ड रोटेशन की कंधे को बोलते हैं ना आगे घुमाओ, क्लॉकवाइज रोटेट करो। अब ये कंधे को बोलते हैं कि भी एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर को रोटेट करो। एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि एलिवेटर से शब्द आए, एलिवेटर यानी कि लिफ्ट, सामान को ऊपर उठाना, उसको वही तो काम होता है ना लिफ्ट का। तो लिफ्ट से यहाँ पे एलिवेशन शब्द लिया कि ऊपर उठाना, लिफ्ट की तरह कंधे उठाना, शरीर उठाना। हाँ, पूरा शरीर जब ऊपर उठाया जाता है तो उसको एलिवेशन कहते हैं। जैसे ताड़ आसन में एलिवेशन होता है, ताड़ आसन में उंगलियों को इंटरलॉक किया
और बोलेंगे कि एलिवेटर मूवमेंट, ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींचो, डिप्रेशन नीचे की तरफ ले जाना। ठीक उल्टा, एक याद करो दूसरा जस्ट उल्टा होता है, एक करो दूसरा जस्ट उल्टा होता है। फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट एक्सटेंशन, और फ्लेक्शन इसको भी बोलते हैं जो आगे की तरफ जाए, और जो पीछे की तरफ जाए उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। देखिए इसमें हाथ आगे जा रहा है, इसको फ्लेक्शन कहेंगे। जब वही हाथ पीछे चला गया तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। एबडक्शन यानी कि हाथ को साइड से ऊपर उठाना, साइड से, लेटरल साइड से हाथ को ऊपर उठाना, इसको बोलते हैं एबडक्शन। जैसे हम त्रिकोण आसन में करते हैं, त्रिकोण आसन में हमने क्या किया, हम सीधे खड़े हो गए पहले तो, ठीक है। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हमने क्या किया, नॉर्मल हमारे हाथ पहले तो यहाँ पर थे, नॉर्मल हाथ थे हमारे। अब फिर हमने क्या किया दूसरे में, अब हमने हाथ को इस प्रकार खोल दिया, यानी कि सॉरी हाथ नीचे आ गए, ऊपर आएगा ये, ठीक है। यानी कि ये हाथ नीचे थे, अब नीचे से हाथ साइड में उठ गए, तो इसको कहेंगे एबडक्शन। अब ये हाथ वापस नीचे आ गए, पहले वाली पोजीशन में ये आ गया, उसको बोलते हैं एडक्शन। ऐसे ही सेम पैरों में भी यूज करते हैं, फ्लेक्शन यानी कि आगे की तरफ जाना, और एक्सटेंशन यानी कि पीछे की तरफ जाना, वो एक्सटेंशन। सेम वही चीजें देखिए। अब बॉडी की साइड से बाहर की तरफ पैर उठना, उसको एबडक्शन कहते हैं। एबडक्शन को हिंदी में अपवर्तन कहते हैं, और एडक्शन को अभिवर्तन कहते हैं। अभी आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, जब आप पीछे से इन चीजों को पढ़ोगे ना, फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप खाली देख लो कि है क्या ये एक्सटर्नल रोटेशन। चलो मैं दूसरी पिक्चर से समझाता हूँ आपको, इसमें ज्यादा गचपच हो गया एक साथ, आप इससे समझिए। हाँ ये आसान है आपके लिए, इसको देखिए आप कि देखिए फ्लेक्शन जो है, ये हाथ आदमी खड़ा हुआ है, इसने हाथ को आगे कर दिया, तो इस मोमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्शन। अब इसी हाथ को जब ये पीछे ले गया तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अब ये आदमी सिंपल खड़ा हुआ है, इसका हाथ यहाँ पे है, अब इसने हाथ, जैसे कि त्रिकोणासन के लिए हाथ जब हम उठाते हैं, हाथ उठाया, तो इस मोमेंट को देखो, एरो ऊपर गई हुई है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एबडक्शन। अब वापस हाथ को नीचे ले आया है, एरो अंदर की तरफ है, यानी कि हाथ वापस नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं एडक्शन। ठीक इसी प्रकार पैरों में भी होता है, पैर को उठा के साइड में ले गए तो इसको बोलते हैं एबडक्शन, बी। और जब वापस नीचे आ गया तो इसको डी एडक्शन, ठीक है। एक दो बार बोलो आप पीछे से, अपने आप माइक बंद ही रहने दो, पीछे से बोलो तभी याद होएगा। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ओके। ऐसे ही पैर का मूवमेंट, घुटना मुड़ रहा है, कोहनी मुड़ रही है, उसको फ्लेक्शन बोलेंगे, और खुल रहा है वापस, उसको एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब कि सिकोड़ना, और एक्सटेंशन का मतलब फैलाना, ये भी आप याद कर सकते हो। सर्कमडक्शन, जैसे कि क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेट में जो बॉलर होता है वो बॉल कैसे घुमाता है, हाथ घुमा के बॉल फेंकता है ना, वो उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन मूवमेंट। हम बोल रहे हैं कि पूर्ण भुजाबंध शक्ति विकासक क्रिया। पूर्ण भुजाबंध शक्ति विकासक क्रिया कैसे करेंगे, हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे और दोनों हाथों को रोटेट करेंगे, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे कि सर्कमडक्शन। हम कहेंगे कि भैया मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया, क्या करेंगे, मुट्ठी बंद करके कलाई को घुमा रहे हैं, इसको कहेंगे कि सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन मूवमेंट हो रही है वहां पे। मीडियल रोटेशन, मीडियल लाइन हमने पता था, मीडियल लाइन बीच वाली लाइन को बोलते हैं, बिल्कुल जो बॉडी के बीच में होती है उसको मीडियल लाइन कहते हैं। जो मूवमेंट करता हुआ अंदर की तरफ आए, रोटेशन यानी कि रोटेट करता हुआ वो अंदर की तरफ है। जैसे इसका हाथ है, देखिए ये हाथ है इसका, ये हाथ रोटेट करता हुआ अंदर आ गया, तो इसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन। अभी अंदर से बाहर की तरफ चला गया, इसको बोलेंगे लेटरल रोटेशन। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, एकदम से नहीं आएंगी चीजें, ये धीरे धीरे आएंगी समझ।
और एक शब्द यूज किया जाता है प्रोनेशन। इस पे देखिए, ध्यान दीजिए, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, इसको छोड़ दीजिए, सेमी प्रोन ज्यादा यूज नहीं करते, प्रोनेशन और सुपिनेशन यूज किया जाता है। आप देखिए, आप मुझे माइक खोल के बताओ, हथेली की स्थिति क्या है प्रोनेशन में? डाउन है ना, फेसिंग डाउन है। वेरी गुड, फेसिंग डाउन। बहुत palm बढ़िया, towards floor, palm towards floor. वेरी गुड, पाम टूवर्ड्स फ्लोर, इसको बोलते हैं प्रोनेशन मूवमेंट। अब हमने बोल दिया, अब प्रोनेशन मूवमेंट हम किस में यूज करते हैं, जल्दी बताओ, किसी आसन का नाम बताओ जिसमें प्रोनेशन मूवमेंट की जाती है। मरकट Cobra आसन pose, में हाथों की cobra pose, पोजीशन में। कट cobra pose, हलासन, कोबरा कोबरा पोज, पोज। बहुत सारे आसन। वेरी गुड, कोबरा पोज में कोनी मुड़ी हुई padasana, है, लेकिन padasana, मकरासन मकरासन चंद्रासन शलभ आसन ज्यादा सूट करेगा। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है शलभ आसन, उसमें हाथ भी सीधा है, खाली हथेली नीचे है। वेरी गुड। अब सुपिनेशन बताओ किस में आसन में यूज करते हैं? शवासन वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। सब आसन में बोलते हैं ना कि रिलैक्स हो जाओ, हथेली आकाश की तरफ खोल लो, सुपिनेशन। ओके, चलिए, बाकी ये तो मैंने पढ़ाई दिया है, आप अपने आप से पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा आपको। तो अब मैं आपको किताब से पढ़ाता हूँ, ताकि आपको लगे कि पीछे से आपको, कि अभी तो मैंने पढ़ा दिया, नहीं तो पीछे जाके आप साफ हो जाओगे। इसलिए आप लोगों के मैंने किताब भी मैं पढ़ाऊंगा, इसी चीज को मैं किताब से पढ़ाता हूँ दोबारा से, आपको समझिए, ठीक है। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन यानी कि इस गति के द्वारा अंग को मोड़कर शरीर की मध्य रेखा की ओर लाने की क्रिया आती है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि पादहस्तासन, वो आगे की तरफ बेंड हो रहा है ना, उसमें आगे की तरफ बेंड किया जा रहा है, तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं। अंग को मोड़ना, मोड़ा नहीं हमने आगे, या झुकाना, या फिर कोहनी को मोड़ा, घुटने को मोड़ा, इसको फ्लेक्शन कहते हैं। ये रहा, ये फ्लेक्शन, ये तो आगे की तरफ फैला दिया, या तो इसको फ्लेक्शन बोल देंगे, या फिर देखो कोहनी को मोड़ दिया ना, मेरा कोहनी को यहां से बेंड हो गया, घुटना, ये रहा घुटना बेंड हो गया ना, अंदर की तरफ आया पैर, इसको फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक इसका जस्ट उल्टा वापस ले आना, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि उससे फ्लेक्शन का जस्ट उल्टा है कि दूर फैलाना। ओके, एबडक्शन, शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना। जैसे हमने त्रिकोण आसन में लेके गए थे, देखो ये रहा, ये लड़का खड़ा हुआ है, इसका हाथ नॉर्मल, ये रहा, ये नॉर्मल हाथ है। अब क्या किया इसने, हाथ को यहाँ पे फैला दिया, तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ, बोल के मुझे बताओ, क्या नाम है इसका? एब्डुसेंस एबडक्शन। इन चीजों को जब तक आप बोलोगे नहीं ना, याद नहीं होंगी, कंफ्यूज कर देगा ये एबडक्शन और एडक्शन। देखो थोड़ा सा फर्क है बी और डी का, ध्यान कर लेना इसको। एबडक्शन को हिंदी में अपवर्तन कहते हैं, इंग्लिश के नाम ज्यादा आसान है, हिंदी के थोड़ा डिफिकल्ट है, आप देख लो अपने हिसाब से। एडक्शन को अभिवर्तन कहते हैं, इसका जस्ट उल्टा है ये सरकमडक्शन, यानी कि जो कंप्लीट रोटेशन नहीं है, लेकिन रोटेशन हो रहा है शरीर से कुछ दूरी पर। जैसे कि हम गर्दन को घुमा रहे हैं, तो नेक मूवमेंट इज रोटेशन, नॉट सरकमडक्शन, बट हैंड रोटेशन इज सरकमडक्शन, रिस्ट रोटेशन इज सरकमडक्शन, क्योंकि वो कंप्लीट रोटेशन नहीं है, लेकिन कंप्लीट से थोड़ा कम है, कुछ दूरी पर है, गोलाकार घूम रहा है लेकिन थोड़ा कम गोलाकार घूम रहा है, उसको सरकमडक्शन मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि बॉल को घुमा रहा है क्रिकेट में, जैसे क्रिकेट आप सभी ने देखा होगा, बॉलर जैसे हाथ घुमाता है, दैट मूवमेंट इज सरकमडक्शन। योग की भाषा में मैंने एग्जाम्पल दिया पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया, हाथों को घुमाते हैं ना उसमें, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया में, तो वो आएगा इसके अंदर। मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया भी सरकमडक्शन में आएगी। रोटेशन, स्कंद चक्र भी इसी में आएगा क्या? क्या जी? स्कंद चक्र, स्कंद चक्रासन, रोटेशन आएगा जी वो, शोल्डर अच्छा में ठीक है। रोटेशन, यहाँ पे मैंने दिखाया तो था।
ये रहा, देखो दिख रहा है फॉरवर्ड रोटेशन, देखो कंधा आगे घुमाया जा रहा है, ओके बैकवर्ड सर, ओके। रोटेशन कंधा पीछे घुमाया जा रहा है, रोटेशन है ये, दैट इज रोटेशन एंड सर्कमडक्शन में थोड़ा सा अंतर है, समझिए थोड़ा सा। रोटेशन जैसे कि कंधा घुमा रहा है क्लॉकवाइज, आगे घुमाया जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें। नेक मूवमेंट, नेक को तो 100% हम रोटेशन ही कहेंगे, यानी कि जो हमारी ये रहा एटलस, यानी कि जो हमारी सर्वाइकल की पहली और दूसरी हड्डी होती है C1 और C2, उसके अंदर जो रोटेशन होता है जिसकी वजह से हमारी गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट रोटेट हो पाती है, उसको रोटेशन कहते हैं, रोटेशन मूवमेंट हो रहा है। इन्वर्सन यानी कि अंदर की तरफ, और इवर्सन यानी कि बाहर की तरफ, जैसे कि हम करते हैं गुल्फ शक्ति विकासक क्रिया। मैं डायग्राम दिखाता हूं फिर क्लियर होएगा आपको। ये रहा, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा। इन्वर्सन में पंजा अंदर की तरफ खींचा हुआ है घुटने की तरफ, सामान्य रूप से इन्वर्सन को फ्लेक्शन भी कहते हैं, और इवर्सन को सामान्य रूप से एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी कहते हैं। लेकिन इसके लिए आप इन्वर्सन और एक्सटेंशन भी याद कर लेंगे। तो आप मेरा हाथ की मूवमेंट देखिए, ठीक है, मेरा हाथ आपको सभी को दिख रहा होगा, तो आप मुझे बताइए अभी मैंने, ये कौन सी मूवमेंट है मेरे हाथ की? इन्वर्सन, इन्वर्जन। ये एक्सवर्सन। मतलब कि जब हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं, सॉरी उल्टा बता दिया, हाँ ये यानी कि जो अंदर की तरफ खींचा जा रहा है ना पंजा, जब हम अंदर खींच रहे हैं, आप समझ लो मेरा पैर का पंजा है ये, अब मेरा पैर का पंजा अंदर खींचा जा रहा है तो इसको बोलेंगे इन्वर्सन, और पंजा बाहर खींचा जा रहा है इसको बोलेंगे इवर्सन। तो इस तरीके से मेडिकल वर्ड्स को अपनी योगा की क्लास में यूज करते हैं। और यहाँ पे आप इस चीज को भी पढ़िए, रोटेशन को, रोटेशन भी लेटरल भी होता है और मीडियल भी होता है। जल्दी मुझे बताइए मीडियल का मीनिंग क्या होता है, कम ऑन फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियल? इसमें सर मिडिल में घुमाते हुए मीडियल अंदर की का मतलब बाहर से मध्य, अंदर की ओर। मध्य की towards तरफ आए, the मध्य middle रेखा की middle of तरफ the आए, body, towards the middle of the body. टुवर्ड्स मिड लाइन। तो मैं इसी को पढ़ा देता हूँ, रुको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसमें नहीं दिया हुआ, अभी पढ़ाता हूँ, रुको मैं, आप इससे पढ़िए, डायग्राम्स में पढ़ा रहा हूँ। हम सीधे खड़े हुए हैं, देखिए सामान्य रूप से इसका पंजा ऐसे होना चाहिए, है ना, सामान्य रूप से ऐसे होना चाहिए ना, देखो लेफ्ट लेग भी ऐसे है और राइट लेग ऐसे होना चाहिए था। अब राइट लेग को इसने अंदर की तरफ मूव कर दिया, समझ आ रहा है, अंदर की तरफ मूव कर दिया, इसको बोलेंगे मीडियल रोटेशन। मीडियल, अंदर की तरफ मिड लाइन की तरफ मूव कर दिया। अब इस पंजे को इसने बाहर की तरफ ले गया, तो इसको बोलेंगे लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन एक और देना चाहिए यहाँ पे, ये रहा, देखो इससे भी समझिए आप, ये हमारी मिड लाइन है शरीर की। अब देखिए, अब ये हाथ है, इस हाथ को मीडियल रोटेशन कहा गया ऑफ शोल्डर जॉइंट, कि शोल्डर का जो जॉइंट है वो मिड लाइन की तरफ ही आया, या देखो ये रहा मिड लाइन की तरफ ही आया, तो इसको मीडियल रोटेशन कहेंगे। स्क्रीन शो कर दो भैया। किसी ने प्रेजेंट कर दिया था तो कोई अच्छा, विकास नाम का है वो, उसने किया था प्रेजेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखो भैया। समय तो हो गया, चलो मैं लास्ट पढ़ा के क्लास ओवर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? जी भैया दिख रही है। ये अब देखो बाहर की तरफ जा रहा है, लेटरल हमने किसको बोला था, जो बाहर की तरफ है उसको लेटरल हम बोलते हैं, इसको लेटरल रोटेशन बोलते हैं। अब उस तरीके से आप इससे भी देखिए, एबडक्शन मैंने क्या बोला था, एडक्शन यानी कि जो अंदर की तरफ आए, और बी
यानी कि जो बाहर की तरफ जाए, जैसे कि त्रिकोणासन में हाथ फैलाया, दैट मूवमेंट इज एबडक्शन, और वापस आ गए, दैट इज एडक्शन। इसी प्रकार हाथों की उंगलियां जब हमने मिड लाइन से दूर ले गए, दोनों तरफ दूर ले गए, तो इस मूवमेंट को कहेंगे एबडक्शन। और जब सारी उंगलियां हमने मिला दिया तो इसको बोलेंगे एडक्शन। ठीक है, ये हमने बताया था सुपिनेशन, यानी कि सब आसन में हथेली हम ऊपर कर लेते हैं, सुपिनेशन। प्रोनेशन, मरघट आसन में या फिर शलभ आसन में हथेली को नीचे कर लेते हैं, दैट इज प्रोनेशन। हो गया, मैंने मेन कवर कर दिया, कुछ और भी है छोटी छोटी चीजें, और जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है जी, तो समय हो चुका है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब यहाँ तक जो मैंने आज पढ़ाया, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए। सारे वो चीज थी जो आपको डेली क्लास में काम आएंगे, एग्जाम में आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन ये टॉपिक आपको लाइफ में काम आएगा। सर इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे प्रोनेशन और ये जो वर्ड्स वगैरह रहेंगे अपने आसनों में हम बोलेंगे ना, प्रोनेशन मूवमेंट, इसको मेडिकल टर्म में यूज करते हैं। जब हम जैसे कि आप शवासन करा रहे हो, आपने सिंपल बोल दिया कि भैया शवासन में पैरों हाथों को खोल दो, हथेली ऊपर करके लेट जाओ, आपने सिंपल वर्ड में बोल दिया। अब इसी को थोड़ा इफेक्टिव बनाना है। इफेक्टिव में बोलेंगे कि लाई डाउन ऑन योर बैक है, अब वो कहेंगे कि लिटिल, बाहर पैरों का मूवमेंट क्या बोला था हमने, एबडक्शन, कि एबडक्शन मूवमेंट बिटवीन योर बोथ फीट्स near half and 1 feet, and your palm direction towards sky, that is supination movement with your hand, मतलब कि हथेली को ऊपर की तरफ कर लेना। समझ आया? इस तरीकों को इसको यूज करते हैं हम क्लास में। इन चीजों को जब हम ऐसे मेडिकल वर्ड्स को यूज करेंगे तो सामने वाले को लगेगा अरे वाह कमाल का टीचर है, इसको तो इतना पता है। डॉक्टर लोग फैन हो जाएंगे आपके, जब डॉक्टर के सामने आप इस तरीके से बात करोगे। ठीक सर। क्योंकि डॉक्टर लोग पता है क्या समझते हैं, डॉक्टर वो लोग समझते हैं कि योगा वाले झोला छाप हैं। कई बार मेरे सामने मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में कैंप्स लगाता रहता हूँ। बोलते हैं कि योगा वाले झोला छाप होते हैं, लेकिन जब वो क्लास लेते हैं बोलते हैं सर आपको ये पता है, अच्छा बोन का भी नाम पता है, कार्पल्स मसल्स का भी पता है आपको। माँ जी हाँ, आप क्या समझते हो? बोलते हम तो समझते थे योगा वालों को कुछ भी नहीं आता। माँ जी जो आप मेडिकल पढ़ते हो, मेडिकल हम भी पढ़ते हैं, तो आप झोलाबाज सबके लिए एक वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। आज योगा वाले झोला छाप नहीं रहे हैं, वो साइंस के जानकार रह गए हैं। जो चीज साइंस में आप पढ़ रहे हो डॉक्टर लाइन में, वो हम भी पढ़ रहे हैं। फर्क इतना, आप मेडिसिन को पढ़ते हो, हम अपनी एक्सरसाइज को, अपने प्राण चिकित्सा को पढ़ते हैं। छोटा सा अंतर है, आप मेडिसिन को प्रेफरेंस देते हो, हम विदाउट मेडिसिन को ट्रीट करते हैं। हमारे अंदर और आपके अंदर ये अंतर है, बाकी सारी स्टडी आपकी और हमारी दोनों बराबर है। ठीक है जी, चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने आज पढ़ाया है, तो फिर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कोशिश करना अगर आपका कैमरा भी खुल जाए तो, अगर कैमरा ना खुले तो कोई बात नहीं, किसी के साथ फोर्स नहीं है। अगर खुल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन तुरंत आपको रिस्पॉन्स करना है, तुरंत। ठीक है, तो मुझे आप बताएंगे फ्लेक्शन का मतलब, बाकी टाइप करें, और अनीता पाटिल जी मुझे बताएं फ्लेक्शन क्या होता है। राधिका जी आप मुझे बताइए। हाँ अनीता जी बोलिए, अनीता जी बोलिए। रोटेट बना है, बनाओ जी, रोटी बनाओ, रोटी बनाओ। बताइए राधिका जी आप बताओ। जी भैया। बताओ फ्लेक्शन बोलो। फ्लेक्शन भैया मैं वापस सुनूंगी वीडियो, एक बार और सुन के पूरा नोट करूँ। हाँ भावना तिवारी जी बताओ मुझे। फ्रंट की ओर, आगे की ओर झुकना। वेरी गुड। आसन का नाम बता दो, किस आसन में मूवमेंट होती है? हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन। तो मुझे बताओ, अब मुझे भारती माली जी बताइए कि पादहस्तासन में तो
फ्लेक्शन हो गया। अब आप मुझे बताओ हस्तोत्थान आसन में क्या मूवमेंट होगा? एक्सटेंशन होगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने आंसर किया है। अब मुझे बताएंगी कुमारी दिव्या भारती जी, आप मुझे बताएंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया में कौन सी मूवमेंट होती है? बाकी लोग मैसेज करो, मैं मैसेज पढ़ रहा हूं। पवित्रा अरोड़ा जी मुझे बताइए, पवित्रा अरोड़ा जी। सर सर्कमफ्लेक्शन। सरकमडक्शन, वेरी गुड। और मुझे सचिन जी बताइए, सचिन जी कि मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया में कौन सी मूवमेंट होती है? कृतिका जायसवाल जी मुझे बताइए। रोटेशन सर। रोटेशन। सरकमडक्शन। सॉरी सर, सर्कमफ्लेक्शन। कोई बात नहीं, लेकिन ये सरकमडक्शन और रोटेशन एक जैसे लगते हैं तो गलत भी नहीं कहेंगे, लेकिन ज्यादा सटीक सरकमडक्शन लगेगा, ठीक है? ऐसे सामान्य बोलते हैं ना रोटेट करो, चलेगा, वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है? जी सर। घाटक जी मुझे बताएंगे आपका नाम में मैं रुक जाता हूँ, बनर्स घाटक जी, आप मुझे बताएंगे इन्वर्सन बताइए कहाँ होता है? क्या पूछा सर, एक बार दोबारा बोलिएगा। इन्वर्सन, इन्वर्सित है ना? हाँ इन्वर्सन भैया, हाँ मैसेज आ रहे हैं अंदर की ओर, वेरी गुड, मैसेज में किया है स्वांगरल साहू, भावना तिवारी, चितंदन साहू, पंजा अंदर की तरफ खींचना है। तो ये टाइम हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब हम शांति पाठ करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधा कर ले, आंखें बंद कर ले अपनी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को मिलाएं, आपस में रब करें, अपनी आंखों को लगाएं। सभी को सादर प्रणाम, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने नोट्स बनाइए और फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे को चेक करेंगे आप सभी के नोट्स हैं। मैं किसी का भी कैमरा खुलवा के नोट चेक कर सकता हूँ।